बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपके कोर्स का लास्ट लेक्चर है, जिसमें मैंने जितने भी आपने टेस्टिंग और एस्टिमेशन के फार्मूले पढ़े थे उनका एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है। जैसे लास्ट लेक्चर में एक स्टूडेंट ने कहा था कि अगर हमें एक फार्मूले एक जगह मिल जाएँ तो ये मैंने थोड़ा सा इनको इकट्ठा किया है एक फ़ाइल की सूरत में आपके लिए, और उम्मीद है कि आप इनको जो है वो पढ़ेंगे भी। सिर्फ फाइल लेके सिर्फ आप उसको वो नहीं करेंगे, तो इसको आप प्लीज़ पढ़ेंगे तभी आपको ये चीज़ें बेहतर होंगी। जी, तो इसमें हम समरी लेंगे, हमारे जो पिछले टॉपिक्स हो चुके हैं उनको हम कवर करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था टेस्टिंग और एस्टिमेशन ऑफ वन पॉपुलेशन मीन म्यू, ठीक है। उसमें तो सेपरेट टॉपिक आपने पढ़े थे, तो इसमें मैंने इन फार्मूलों को अंडर द सेम टॉपिक मैंने 2 कॉलम्स में दे दिए। कहने का मकसद है कि वहाँ आपने टेस्टिंग और एस्टिमेशन अलग-अलग लेक्चर के तौर पे पढ़े थे, तो यहाँ मैंने चूँकि कंडीशन सेम है उनकी, इसलिए इनको आमने सामने मैंने लिख दिया। तो पहले क्या कंडीशन थी कि अगर सिग्मा क्वेश्चन पढ़ें और सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर अगर आपको नॉन मिले तो उस सूरत में z का ये फार्मूला टेस्टिंग में लगेगा, ठीक है जी। और एस्टिमेशन का इसी का कॉरस्पॉन्डिंग फार्मूला लगेगा, और सिर्फ क्या होगा कि इसमें चूँकि मीन की टेस्टिंग है तो मीन होगा, और इसमें मीन की एस्टिमेशन है तो मीन नहीं होगा। एस्टिमेशन में वो चीज़ मौजूद नहीं होती जिसकी की एस्टिमेशन होती है। बाकी ये इसके अंदर में एन क्या है, एक्स बार क्या है, और म्यू और ये सिग्मा और ये सारा कुछ जो नोटेशंस हैं ये आपको इसके अंदर गिवन है, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दूसरा केस क्या था, अगर सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर अननोन हो और एन दोनों जो एन है वो 30 से बड़ा हो तो फिर भी जेड टेस्ट लगता है और उसके अंदर सिग्मा बदल जाता है एस से, और इस तरह कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल एस्टिमेशन के फार्मूले में भी यही चेंज आती है। उसके बाद तीसरा केस था सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर अननोन हो और फिर क्या था कि n लेस देन 30 हो। तो अगर इस सूरत में क्या होगा, हम टी में आ जाएंगे और टी के अंदर हमारे पास जो फार्मूला है उसमें नीचे स्मॉल एस आ जाएगा और स्मॉल एस का फार्मूला डिवाइड बाय n-1 वाला है, जबकि कैपिटल एस का फार्मूला n वाला है। तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग इसके इंटरवल एस्टिमेशन का फार्मूला है, और इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो n-1 क्यों होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि जब भी टी के फार्मूले में डिवाइजर में एक एस नज़र आ रहा हो तो उस एस के फार्मूले का जो डिवाइजर होता है ना, ये n-1, वो असल में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ये मैंने बात की थी, ठीक है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट के तहत है। उसके बाद हमने डिफरेंस ऑफ टू मीन्स में जब गए तो उन्हीं वन मीन के तहत ही उनकी आगे कंडीशंस थी कि अगर दोनों पॉपुलेशन वेरिएंसेस नॉन है तो जेड का फार्मूला और इसी तरह उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल एस्टिमेशन का फार्मूला। अगर दोनों सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर अननोन है तो दोनों n30 से बड़े होने चाहिए, तब भी z का फार्मूला टेस्टिंग में और कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी z से ही बना हुआ फार्मूला। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है टी, जब हमारे पास दोनों सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर अननोन हो, n भी लेस देन 30 हो, और अजम्पशन हो कि वो जो दोनों पॉपुलेशन वेरिएंसेस अननोन है वो अगर आपस में इक्वल अज्यूम हो, तो SP वाला टी का फार्मूला, और उसके अंदर ये जितनी चीज़ें यहाँ पे ये मेंशन है ये आपने पहले से पढ़ी हुई है, और उसी के फार्मूले से बनने वाला फार्मूला कॉन्फिडेंस इंटरवल का। और डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 + n2 - 2 इसलिए कि इसके अंदर जो SP इस्तेमाल हो रहा है उसका डिवाइजर n1 + n2 - 2 और वही डिवाइजर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जो अगला केस था जिसके अंदर हमारे पास दोनों पॉपुलेशन वेरिएंसेस भी अननोन थे, एंस भी लेस देन 30 थे, लेकिन हमारे पास सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर्स के ऊपर की अनइक्वल की अजम्पशन थी। उस सूरत में पूल नहीं करेंगे हम वेरिएंसेस को, अपने अपने स्मॉल एस स्क्वायर्स यूज करेंगे, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला जो है वो इन्हीं स्मॉल एस स्क्वायर्स से बनेगा। तो यही जो टर्म अंदर लिखी हुई है यही एक दफ़ा ऊपर लिख के होल स्क्वायर और नीचे लिख के इंडिविजुअल स्क्वायर्स करने के बाद अपने अपने जो नीचे डिवाइजर हैं उनको सेपरेट n1 - 1 और n2 - 1 से डिवाइड कर देंगे, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका आ जाएगा। तो टेबल वैल्यू देखने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यूं इसमें कैलकुलेट किया जाएगा, और जब भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा तो उसे राउंड अप कर लेंगे ताकि टेबल के अंदर वो डेसिमल में डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता, एक होल नंबर होता है जी। उसके बाद हमारे पास आ गया था पेयर्ड मीन की टेस्टिंग और एस्टिमेशन। तो पेयर्ड मीन में 2 तरह की थी, पेयरिंग बाय नेचर, पेयरिंग बाय डिज़ाइन, वो बिफोर और आफ्टर वाला डाटा और वो वैरायटीज़ वाला डाटा। और उसके अंदर हमारे पास पेयर्ड मीन की टेस्टिंग का फार्मूला बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वन मीन की टी टेस्टिंग है, ठीक है। यहाँ डी बार आ गया, नीचे एस डी आ गया, तो इन्हीं लाइंस के ऊपर आपके पास ये डी बार माइनस म्यू डी एस डी और √n आ गया। तो इसके तहत आपका फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में इन्हीं कंडीशंस पे इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला डी बार + -t α/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू एस डी और √n। तो ये इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो इनके फार्मूले यहाँ पे मौजूद है। तो इस तरीके से आपका ये 1 मीन 2 मीन और डिफरेंस ऑफ 2 मीन्स
और फिर उसके बाद पेयर्ड मीन की टेस्टिंग यहाँ और एस्टिमेशन यहाँ पे कंप्लीट हुई थी। उसके बाद हमारे पास आगे जो टी का सिलसिला है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया था। उसके बाद हम जब 1 प्रोपोर्शन और 2 प्रोपोर्शन में आए तो हमारे पास 1 प्रोपोर्शन के लिए z का ही फार्मूला था पी एट माइनस पी होल डिवाइड बाई पी क्यू और रूट एन, और इसी फार्मूले से कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये इंटरवल एस्टिमेशन का फार्मूला प्रूव भी किया, आप लेक्चर में देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड जितनी भी नोटेशंस हैं यहाँ पे गिवन है, आप इनको पढ़ें। इसी तरह आगे आपके पास फार्मूला है डिफरेंस ऑफ 2 प्रोपोर्शंस का, जिसमें P1 एट माइनस P2 एट सैंपल के प्रोपोर्शंस हैं और बड़ा P माइनस बड़ा P1 माइनस बड़ा P2 ये पॉपुलेशन के प्रोपोर्शंस हैं। और इसके अंदर ये टेस्टिंग का ये फार्मूला आ गया और ये इसकी नोटेशंस आ गई। जबकि जब आप इसकी इंटरवल एस्टिमेशन में जाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसका जो इसी फार्मूले की मदद से ये फार्मूला डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला बन गया डिफरेंस ऑफ 2 प्रोपोर्शंस के लिए। उसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक था वो था अच्छा, उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताने वाली ये थी कि अगर हम इन दोनों फार्मूलों का जायज़ा लें तो इसमें आप देखें कि नीचे ये जो 1 प्रोपोर्शन का फार्मूला है इसके अंदर बड़ा P और बड़ा Q अंडर रूट के अंदर आ रहा है, जबकि इसमें छोटे P हेड और छोटे Q हेड आ रहे हैं। तो इसकी रीज़न मैंने क्लास में भी बताई थी, सेशन में भी, कि चूंकि इसका P मौजूद होता है तो इससे Q निकलेगा। इसमें P1 P2 मौजूद नहीं होते, यानी कैपिटल P1 कैपिटल P2, सिर्फ उनका डिफरेंस मौजूद होता है। तो जब वो मौजूद नहीं है तो फिर उनसे वो ये चीज़ें नहीं निकल सकती, इन सैंपल की वैल्यू से निकलेंगी। तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट था जी। उसके बाद हमारे पास आगे था टेस्टिंग एंड एस्टिमेशन ऑफ 1 पॉपुलेशन वेरिएंस, जिसके ऊपर काई स्क्वायर इस्तेमाल होता था और ये काई स्क्वायर के 3 मुख्तलिफ फार्मूले थे। और इन तीनों फार्मूलों में जो ऊपर की चीज़ें हैं ये आपस में इक्वल होती हैं। ये हमने बड़ी डिटेल में अपने लेक्चर्स में ये चीज़ें देखी हुई हैं। और इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो n-1 होगा। और इन्हीं फार्मूलों के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास ये इंटरवल एस्टिमेशन के सिग्मा स्क्वायर के फार्मूले हैं। तो जैसा डाटा गिवन होगा वैसा फार्मूला लगाएंगे। और ये मैंने नीचे आपको उस वक्त फिगर समझाई थी कि ये एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये जो लेफ्ट साइड है इसके ऊपर काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 आता है और इधर काई स्क्वायर अल्फा बाई 2 आता है। ठीक है, ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था। तो अगर ये 1 टेल है तो ये काई स्क्वायर यहाँ पे आएगा 1 माइनस अल्फा, और अगर राइट टेल है तो काई स्क्वायर अल्फा आएगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 आएगा। ये बात हमने उस वक्त की थी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इक्वालिटी ऑफ 2 पॉपुलेशन वेरिएंसेस। तो जिस तरह 1 वेरिएंस को काई स्क्वायर टेस्ट और एस्टिमेट करता है, तो और काई स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। इसी तरह जो 2f है उसके अंदर, अब ये छोटी सी टिप ध्यान में रखें कि ये 1 वेरिएंस को टेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये 2 वेरिएंसेस को टेस्ट कर रहा है और ये 2 वेरिएंसेस की रेशो है, 2 वेरिएंसेस की रेशो है और ये 2 वेरिएंसेस की रेशो है। ज़ाहिर अगर ये 2 वेरिएंसेस की रेशो है तो फिर इसका मतलब है f का कोई ना कोई ताल्लुक जो है 2 काई स्क्वायर से लाजमी होगा। तो अगर आप बुक में देखें तो ये जो f का डिस्ट्रीब्यूशन है ये 2 काई स्क्वायर्स को डिवाइड करने से, अब पहले अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को डिवाइड किया और उन रेशियोज को जब बाहम रेशियोज नहीं तो f बना। तो इसका मतलब है कि अगर काई f का ताल्लुक कोई काई स्क्वायर से है तो जो अंदाज काई स्क्वायर के लिखने का होगा वही f के लिखने का होगा। तो आप देख सकते हैं नीचे कॉन्फिडेंस इंटरवल में आपको इधर तमाम अल्फा बाई 2 मिल रही है, उधर तमाम 1 माइनस अल्फा बाई 2 मिल रही हैं। बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे जो लाइंस काई स्क्वायर की हैं वही लाइंस f की हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन फार्मूला में अल्फा बाई 2 लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे अल्फा बाई 2 डिनोमिनेटर में। तो ये तमाम कंडीशन इसमें मौजूद हैं और ये मैंने आपको बताया था कि काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू टेबल से नहीं मिलती। वो फाइंड करने के लिए आपको अल्फा बाई 2 की वैल्यू चाहिए होगी और वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप उसके जो क्या कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो बदल के उनके प्लेसेस बदल के देखेंगे और फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो आपके पास 1 माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी। और ये जब ये उससे आपने टेबल से f के टेबल से देखनी होगी। जहाँ तक टेस्टिंग के फार्मूले का ताल्लुक है, जो एस स्क्वायर बड़ा होगा वो न्यूमिनेटर में आएगा, जो एस स्क्वायर छोटा होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। उन्हीं लाइंस के मुताबिक हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी वैसे ही फार्मूले होंगे। तो एक चीज़ तो जहन में बिठा लें कि जो कंडीशंस टेस्टिंग की हैं वही कॉन्फिडेंस इंटरवल की कंडीशंस हैं। तो इसलिए कोई नई चीज़ नहीं होती कॉन्फिडेंस इंटरवल, टेस्टिंग की कंडीशंस ही कॉन्फिडेंस इंटरवल पे अप्लाई होती है। आप ये देखें नीचे बिल्कुल वैसी ही फिगर्स हैं और ये मैंने सारा बता दिया कि इधर अल्फा 1 माइनस अल्फा बाई 2 और इधर अल्फा बाई 2 की वैल्यू होगी, इधर अल्फा होगा और इधर 1 माइनस अल्फा होगा, ये राइट टेल लेफ्ट टेल के हिसाब से जी। उसके बाद हमारे पास काई स्क्वायर के अंदर कुछ चीज़ें देखिए, 2 से ज़्यादा जब पॉपुलेशन वेरिएंसेस आपने
टेस्ट करने हैं, सॉरी 2 से ज़्यादा पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस टेस्ट करने हैं, तो उसके लिए chi-square का ये फार्मूला यूज होता है। अब ये 2 से ज़्यादा जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस हैं उनकी 2 कंडीशंस हैं, या वो सारे इक्वल होंगे या उनकी अपनी अपनी सेपरेट वैल्यूज होंगी। चाहे कोई भी सूरत हो, आपकी जो ओरिजिनल डाटा होगा वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगा और एक्सपेक्टेड आपने n इंटू पी आई करके फाइंड करना, और ये पी आई आपको h0 से मिलेगी। ठीक है, यानी h0 में इक्वल होंगी तो यूनिफॉर्म का सवाल और डिफरेंट होंगी तो मल्टीनोमियल का क्वेश्चन। तो वो हमें गिवन होता है और ये हमने खुद निकालना होता है, जिसके अंदर पी आईज हमें जो है वो गिवन होती हैं। ठीक है, इक्वल होता है और उसके बाद हमारे पास जो है अनइक्वल और अनइक्वल हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, ये दोनों केसेस हैं। ये टर्म यहाँ से निकाल दीजिएगा क्योंकि इनकी मैंने ये ऊपर वजाहत लिख दी है, इक्वल और अनइक्वल की। उसके बाद नीचे आपके पास आ जाता है chi-square गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, ये ऊपर वाले सवाल में से अगर हम पी आईज को एक लम्हे के लिए ये समझें कि हाइपोथेसिस से हमें नहीं मिलेंगे, तो उधर हाइपोथेसिस की जगह लिखा होगा कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है या पॉइसन। तो इसका मतलब है कि ये पी आईज आपको खुद निकालने पड़ेंगे, और ये निकालने के लिए ये बाइनोमियल के केस में ये फार्मूला, पॉइसन के केस में ये फार्मूला, ये आप कॉरस्पॉन्डिंग लेक्चर जाके दोबारा देखेंगे, आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम k-2 हो जाएगा इसके लिए, और इस तरह आपका ये गुडनेस ऑफ फिट का जो है पॉइसन का फार्मूला और बाइनोमियल की गुडनेस ऑफ फिट ये भी chi-square की मदद से होगी। ठीक, उसके बाद chi-square का आखिरी टॉपिक जो इसमें था वो इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स था। आपको याद होगा एट्रीब्यूट मैंने बताया था कि जो क्वालिटेटिव डाटा के वेरिएबल्स होते हैं उसको आसानी के लिए एट्रीब्यूट कहा जाता है, तो उनके अंदर जो एसोसिएशन होती है उसको टेस्ट करने के लिए ये गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट किया जाता है। इसमें कॉन्टीजेंसी टेबल बनाया जाता है जिसके अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का ये फार्मूला होता है, यानी रो के टोटल को कॉलम के टोटल से मल्टीप्लाई करके ग्रैंड टोटल किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का जो सेल है उसके लिए आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो इस तरह एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जब आपके पास आ जाती हैं तो आप तमाम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को अपनी कॉरस्पॉन्डिंग ओ के सामने रख के तो फिर उस तरह उसको सॉल्व करते हैं और ओ माइनस सी और फिर स्क्वायर लेके डिवाइड बाई ई करते हैं और फिर सम लेते हैं तो chi-square कैलकुलेटेड वैल्यू आती है। और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो रो -1 कॉलम -1 हमने यूज किया था। तो ये अगर आप वो लेक्चर दोबारा सुने, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ये सिर्फ समरी में आपको दे रहा हूँ। अब उसके बाद हमारे जो लास्ट 2 टॉपिक्स थे वो क्या थे कि वन वे अनोवा था कि मोर देन 2 मीन्स को अगर आपने टेस्ट करना हो तो उसमें ये था कि अगर सिर्फ कॉलम्स के मीन्स को टेस्ट करना हो तो वो वन वे अनोवा होगा, और अगर कॉलम्स के साथ साथ रोज के कॉलम्स और रोज दोनों के मीन्स को टेस्ट करना हो तो वो आपका 2 वे अनोवा होगा। तो इसके अंदर ये पहले वन वे अनोवा में जाहिर है जब हमने वन वे में सिर्फ कॉलम के मीन टेस्ट करने हैं तो हमारे पास एक ही एफ का फार्मूला आएगा, और वन वे अनोवा से पहले एक टेबल जो गिवन होता है डाटा का उसका ये लेआउट मैंने आपको बताया था, किस तरह कॉलम में वैल्यू होती हैं, फिर उनके टोटल्स होते हैं, फिर नीचे उनके एक्स बार्स होते हैं और टोटल का ग्रैंड टोटल होता है। ठीक है, और वन वे अनोवा में सोर्स ऑफ वेरिएशन कॉलम है क्योंकि कॉलम हमारा मेन, इसी के लिए हमने एफ कैलकुलेटेड एफ सी फाइंड करना है। तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉलम जो था c-1 था और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ टोटल n-1 था। तो इस में से जब ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालते थे, उसमें से जब हम ये वैल्यू फाइंड माइनस करते थे तो ये आ जाती थी। फिर मैंने आपको बताया था कि ये 2 फार्मूले हैं हमारे पास। वन वे अनोवा में 2 सूरतें हैं कि अगर तो सैंपल के अंदर तमाम वैल्यूज इक्वल हो तादाद में तो फिर ये वाला फार्मूला है, ये ऊपर वाला हिस्सा, और अगर वो तादाद में इक्वल ना हो तो ये नीचे वाला हिस्सा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेक्चर में मौजूद है, आप देखेंगे क्लियर हो जाएगा। इस तरह आपको एफ कैलकुलेटेड मिलेगा और फिर आप टेबल वैल्यू से देख के कंपेयर करेंगे। और ये नीचे मैंने केस 1 केस 2 बड़ी वजाहत से बता दिया आपको, इक्वल और अनइक्वल। ठीक है, उसके बाद 2 वे अनोवा में जब हम आए थे तो हमने 2 वे अनोवा में क्या बात की थी कि हमारे पास 2 अब एफ निकलेंगे, एफ कैलकुलेटेड और एक एफ कॉलम के लिए और एफ रो के लिए। जाहिर है जो गिवन सवाल होगा उसके पहले तो आप वन वे अनोवा में कॉलम वाइज टोटल करते थे, अब आप रो वाइज भी टोटल्स करेंगे। और ये करने के बाद जब आप 2 वे अनोवा में आए तो कॉलम के साथ साथ अब रो का भी जो है वो इसमें हिस्सा शामिल होगा। तो रो का भी एक कॉलम के लिए एफ कैलकुलेट होगा, एक रो के लिए एफ कैलकुलेट होगा। जब ये दोनों चीजें तो जब एफ कॉलम और एक कॉलम के लिए एफ कैलकुलेट होगा, एक रो के लिए एफ कैलकुलेट होगा, जब ये दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके टेबल वैल्यूज देखेंगे और उनसे अपने अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कॉलम का डिग्री ऑफ फ्रीडम, कॉमा एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम और रो का डिग्री ऑफ फ्रीडम, कॉमा एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये करने के हम अपनी अपनी टेबल वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे और हम फाइनल कंक्लूजन दे देंगे।
ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको एक दफा फिर बता दूं कि हमने Z के अंदर 1 मीन, 2 मीन, पेयर्ड मीन, ठीक है, ये हमने इसकी टेस्टिंग और एस्टिमेशन पढ़ी Z और T के अंदर रहते हुए। फिर हम आगे 1 प्रोपोर्शन और 2 प्रोपोर्शन में Z को पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने 1 वेरिएंस की इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल और टेस्टिंग के लिए काई स्क्वायर को पढ़ा। फिर हमने 2 वेरिएंसेस की इक्वालिटी के लिए F को पढ़ा। फिर हमने यूनिफॉर्म प्रोपोर्शंस और मल्टीनॉमिनल प्रोपोर्शंस के लिए काई स्क्वायर को पढ़ा। फिर हमारे पास गुडनेस ऑफ फिट जो थी पाइसान और बाइनोमियल की, उसमें भी काई स्क्वायर का हमने देखा। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स के अंदर भी काई स्क्वायर आ गया। और आखिर में हमारे पास 1 वे एनोवा और 2 वे एनोवा में F का टेबल आ गया, ठीक है जी। तो ये एक समरी थी पिछले उन तमाम लेक्चर्स की जो आपने टेस्टिंग और स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर आपने पढ़ी। यानी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का जो पार्ट था उसके अंदर जितनी भी आपने फार्मूले टेस्टिंग और एस्टिमेशन के पढ़े वो तमाम इसके अंदर मौजूद थे, ठीक है जी। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे एंड अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और अच्छे तरीके से ये फार्मूले देख लें। ये एक किसी स्टूडेंट ने ही कहा था लेक्चर के दौरान, तो मैंने इसको एक लेक्चर की फॉर्म में आपको ये तमाम समरी दे दी है। तो अब आप इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह ये हेल्पफुल होगा, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।